नमस्कार, पेश है इस हफ्ते का परिवर्तन और इस बार हम बात करेंगे एक ऐसे ग्लोबल इशू की जिसका इम्पैक्ट असर पूरी दुनिया पर पड़ रहा है। अगर किसी से पूछा जाए कि दौलत की सबसे ज्यादा चमक दमक दुनिया के किस शहर में नजर आती है तो ज्यादातर लोग का शायद जवाब होगा दुबई। और ऐसा है भी, दुबई ही नहीं, अबू धाबी से लेकर गल्फ कंट्रीज के कई देशों से लेकर ब्रुनेई तक दौलत की ताकत और नुमाइश का अंदाजा आसानी से लगाया जा सकता है। गौर करने वाली बात यह है कि ये सभी इस्लामिक मुल्क हैं। न्यू वर्ल्ड वेल्थ की एक रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया की कुल दौलत का 5.8% मुस्लिम देशों के पास है। इसके बावजूद जिन देशों के आर्थिक हालत की बर्बादी सामने आ रही है उनमें भी मुस्लिम देश सबसे ज्यादा है। पाकिस्तान, इजिप्ट जैसे करीब करीब दिवालिया हो चुके देश हैं। पिछले 1 साल के दौरान मिडिल ईस्ट के कई देशों में हालात बहुत ज्यादा खराब हुए हैं। ऐसे में सवाल लाजमी है कि इस्लामिक देशों के हालात में हुए इस परिवर्तन की बड़ी वजह क्या है और इसमें भारत ग्लोबल लेवल पर कैसे अपनी पकड़ और मजबूत कर सकता है। और ये रिपोर्ट देखिए भारत की पोजीशनिंग के हिसाब से। In the world. राजपथ पर पराक्रम की गाथा थी। शौर्य का दीदार था। 74वें गणतंत्र दिवस में वो सब कुछ था जिसे दुनिया 1950 के बाद देख रही है। लेकिन इस दफा एक बात बहुत खास थी और वो ये कि गणतंत्र दिवस के इतिहास में पहली बार दुनिया की सबसे पुरानी सभ्यता वाले देश के राष्ट्रपति दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र की ताकत, काबिलियत और विरासत का साक्षात्कार करने पहुंचे थे। अरब देशों में सबसे बड़ी आबादी वाले देश मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फताह अल सीसी गणतंत्र दिवस के खास मेहमान बनकर पहुंचे थे। सवाल यह है कि क्या ये इत्तेफाक था? जवाब है बिल्कुल नहीं। मिस्र अरब देशों में सबसे बड़ी आबादी वाला देश है। भारत और मिस्र के बीच 75 साल से डिप्लोमेटिक संबंध है। दोनों देशों के बीच सालाना $7.5 अरब का कारोबार है। भारत में मिस्र के 3.15 अरब इन्वेस्ट किए हैं। मिस्र में करीब 50 भारतीय कंपनियां काम कर रही हैं। हमने आज की बैठक में अपने रक्षा उद्योगों के बीच सहयोग को और मजबूत करने और काउंटर टेररिज्म संबंधी सूचना एवं इंटेलिजेंस का आदान प्रदान बढ़ाने का भी निर्णय लिया है। हमने मिलकर यह तय किया कि अगले 5 वर्षों में हम अपने द्विपक्षीय व्यापार को $12 बिलियन तक ले जाएंगे। लेकिन जिस इजिप्ट को एक दौर में दुनिया के संपन्न देशों में गिना जाता था, वही मिस्र इन दिनों अपनी बर्बादी की दास्तान सुना रहा है। मिस्र में महंगाई दर 25% के पार पहुंच गई है। लोगों के पास 1 किलो चावल के पैसे नहीं हैं। 1 साल में करेंसी 50% तक गिर चुकी है। विदेशी कर्ज $170 अरब हो चुका है। मिस्र के पाकिस्तान से भी बुरे हालात हो चुके हैं। हालात ये है कि बड़ी आबादी को 2 वक्त की रोटी मयस्सर नहीं है, वो भी तब जब मिस्र उन अरब देशों में सबसे बड़ी आबादी वाला मुल्क है जिसके पास खरबों की दौलत है। कोई भी इस्लामिक मुल्क मिस्र की मदद के लिए आगे नहीं आया, लेकिन भारत ने अपने सबसे पुराने दोस्तों में से एक मिस्र को अकेला नहीं छोड़ा। 2021 में कोरोना के कहर के दौरान भारत ने मिस्र को ऑक्सीजन सिलेंडर, कॉन्सेंट्रेटर, रेमडेसिविर दवाएं भेजी थी। इसी तरह जरूरत पड़ने पर मिस्र को मई 2022 में 61,500 टन गेहूं भेजा और अभी भी भेज रहा है। लेकिन मिस्र जैसे हालात पाकिस्तान के भी हैं, जो भारत से लगातार मदद की गुहार लगा रहा है। ऐसे में सवाल यह है कि भारत पाकिस्तान की बजाय मिस्र को मदद करने के लिए क्यों तैयार है? जवाब ऐसे समझिए। पाकिस्तान के तबाह होने की बड़ी वजह सियासी उठापटक के साथ ही कट्टरपंथ और दहशतगर्दी भी है, जबकि इजिप्ट की पहचान उदारवादी और प्रोग्रेसिव मुल्क के तौर पर की जाती है। इस्लामी देशों के संगठन OIC में भी इजिप्ट पाकिस्तान की पॉलिसीज का विरोध करता रहा है। आतंकवाद के खिलाफ लगातार आवाज उठाता रहा है इजिप्ट खुद।
भारत और मिस्र की दोस्ती संबंधों के साथ ही विरासत की भी है। यही वजह है कि पाकिस्तान जैसे नाकाम मुल्कों ने जब भारत के खिलाफ इस्लामिक देशों के संगठन OIC में मोर्चाबंदी की साजिश की, मिस्र डंके की चोट पर भारत के साथ खड़ा रहा। 2022 में पाकिस्तान OIC में भारत के खिलाफ प्रस्ताव लाया। मिस्र ने इस प्रस्ताव का विरोध किया, जिसके बाद प्रस्ताव पास ही नहीं हो पाया। पाकिस्तान के कट्टरपंथ और दहशतगर्दी वाले जहर के खिलाफ मिस्र हमेशा विरोध में रहा है। दुनिया के कई मंचों पर सार्वजनिक तौर पर पाकिस्तान का विरोध करता रहा है। मिस्र की इसी उदारवादी और प्रोग्रेसिव सोच की वजह से भारत ही नहीं, दुनिया के कई देश मिस्र की मदद के लिए आगे आते रहे हैं। यही वजह है कि मिस्र अब तक दिवालिया होने से बचता रहा है। लेकिन मिस्र ही नहीं, मिडिल ईस्ट के कई देशों में हालत भयंकर तौर पर खराब हो चुकी है। सवाल ये है कि अरब देशों की बदहाली की सबसे बड़ी वजह क्या है? सवाल ये भी है कि सऊदी अरब और UAE, ब्रुनेई जैसे अकूत दौलत वाले इस्लामी मुल्क अपने पड़ोसी मुस्लिम देशों की मदद के लिए क्यों आगे नहीं आ रहे हैं? पूरी दुनिया को अगर देखें तो उसमें 57 इस्लामिक देश है। इनमें ज्यादातर देश मिडिल ईस्ट में है, जो दुनिया में पेट्रोलियम और तेल का सबसे बड़ा भंडार है। सऊदी अरब, कतर, ब्रुनेई, UAE जैसे देश तेल की वजह से लगातार मजबूत होते जा रहे हैं। दुनिया भर में कुल कच्चे तेल का 40% उत्पादन ओपेक देश यानी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज करते हैं। ओपेक और यूजर्स एनर्जी इंफॉर्मेशन एडमिनिस्ट्रेशन के डेटा के मुताबिक दुनिया के कुल तेल भंडार का 82% तेल इन्हीं देशों के पास है। लेकिन रूस और यूक्रेन युद्ध ने इस पूरे समीकरण को बुरी तरह से बिगाड़ दिया, और किस तरह से बिगाड़ा है देखिए इस खास रिपोर्ट में। गोलियों की तड़तड़ाहट से गूंजती कायनात और मिसाइल के धमाकों से थर्राती धरती। सहमी हुई सुबह होती है, दहशत में दिन बीतता है और खौफनाक रात डराती है। कोई नहीं जानता, किसी को नहीं पता कि न जाने कब, कहां और किधर से यमराज मिसाइल पर सवार होकर प्राण पखेरु ले उड़े। साल भर होने को है, दो मुल्क एक दूसरे के खून के प्यासे बने हुए हैं। न ज़ेलेंस्की ने हार मानी है, न पुतिन को पक्की जीत हासिल हो पाई है। और इस सब के बीच दुनिया यूरोप की धधकती दहलीज से उठती बर्बादी का तमाशा देख रही है। यूक्रेन के शहर दर शहर खंडहर में तब्दील हो चुके हैं। घर, खेत, खलिहान, मकान, दुकान, कोई ऐसी जगह नहीं बची है जो सदी के सबसे खौफनाक युद्ध की त्रासदी का सबूत न देती हो। साल भर के दौरान यूक्रेन की मिट्टी में इतनी बारूदी गंध मिल चुकी है जो आने वाली नस्लों को दशकों तक कचोटती रहेगी। 24 फरवरी की तारीख थी जब प्रेसिडेंट पुतिन ने यूक्रेन का वजूद मिटाने के लिए ऑर्डर साइन किया था। फिर 24 फरवरी आने वाली है, लेकिन यूक्रेन में कुछ नहीं बदला है। लेकिन दुनिया बहुत बदल गई है। एक रिपोर्ट के मुताबिक यूक्रेन युद्ध की वजह से दुनिया को अब तक 30 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का नुकसान हो चुका है। दुनिया पर करीब 24 लाख करोड़ रुपए का बोझ पड़ा है। 20 करोड़ से ज्यादा लोग गरीबी के भयावह दुष्चक्र में फंसे हैं। दुनिया के कई देश भयंकर आर्थिक तबाही के हालात में पहुंच चुके हैं। यूक्रेन और रूस पर डिपेंड रहने वालों के अलावा तेल उत्पादक देशों पर यूक्रेन युद्ध का सीधा असर पड़ा है। इनमें वो अरब देश भी शामिल हैं जिनकी तिजोरी तेल और गैस बेचने से लबालब होती रही है। यूक्रेन पर हमले के बाद यूरोपियन यूनियन ने रूस पर प्रतिबंध लगा दिए। जवाब में रूस ने यूरोप को तेल सप्लाई में 60% तक कटौती कर दी। यूरोपीय देशों को गैस सप्लाई न करने के साथ ही तेल उत्पादन करने वाले खाड़ी देशों ने बड़ा फैसला लेते हुए तेल उत्पादन में रोजाना 20 लाख बैरल की कटौती करने का फैसला किया। सऊदी अरब के ऊर्जा मंत्री प्रिंस अब्दुल अजीज ने साफ कह दिया था कि हम सबसे पहले सऊदी अरब के हितों को लेकर चिंतित हैं,
फिर उन देशों के हितों के लिए चिंतित हैं जिन्होंने हम पर भरोसा किया और ओपेक प्लस के देशों के सदस्य हैं। ओपेक प्लस देशों में रूस भी आता है। रूस दुनिया में तेल का एक बड़ा सप्लायर है, लेकिन यूक्रेन पाबंदियों की वजह से रूस के तेल की सप्लाई कम होते ही दुनिया भर में तेल की कीमतें बढ़ गई, जिसका सीधा असर कई देशों के आर्थिक हालात पर पड़ा। इनमें अरब देश भी शामिल हैं। अब सवाल ये है कि अमीर इस्लामिक कंट्रीज बर्बादी झेल रहे इस्लामिक देशों की मदद क्यों नहीं करती हैं? जवाब इन तस्वीरों से समझा जा सकता है। तस्वीरें सऊदी अरब के पड़ोसी देश यमन की हैं, जो कई साल से इसी तरह धमाकों से गूंज रहा है। यमन ही नहीं, मिडिल ईस्ट के अरब देशों में ज्यादातर में एक जैसे हालात हैं। ईरान, इराक, लीबिया, सीरिया, अल्जीरिया, ट्यूनीशिया, लेबनान, अफगानिस्तान जैसे देश भयंकर आर्थिक संकट का सामना कर रहे हैं। कई देशों को दशकों से जारी गृह युद्ध ने बर्बाद कर दिया, तो कई मुल्क कोरोना और रूस यूक्रेन युद्ध की वजह से तबाह हो गए। कई देशों को कट्टरपंथ ने बर्बादी की तरफ धकेला। दूसरी तरफ सऊदी अरब जैसे देशों के लिए ये बदलाव का दौर है। 2017 में मोहम्मद बिन सलमान के क्राउन प्रिंस बनने के बाद से ही सऊदी अरब अपनी कट्टर इमेज को दुरुस्त करते हुए दुनिया में नई पहचान बना रहा है। सऊदी अरब ने कई सामाजिक बदलाव भी किए हैं। अब महिलाओं को पूरी तरह से बुर्का नहीं पहनना पड़ता है। इसके अलावा महिलाओं पर पेरेंट्स की सख्ती भी कम हो गई है। धार्मिक कट्टरता के खिलाफ भी कई कदम उठाए गए हैं। क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान का मिशन विजन 30 है, जिसका मकसद सऊदी अरब को उदार और ओपन विचारों वाला मुल्क बनाना है। ऐसा नहीं है कि सऊदी अरब गरीब इस्लामिक देशों की मदद नहीं करता रहा है। मिस्र और पाकिस्तान सऊदी के सहारे ही जिंदा है। लेकिन ये भी सच है कि मिस्र जैसे देशों को साथ लेकर खाड़ी के अरब देशों में अपनी नई पहचान बना चुका है। हम सब इस बात को जानते हैं कि अरब देशों में भारतीयों की बहुत बड़ी तादाद है। यहाँ इंडियन डायस्पोरा न सिर्फ मजबूत है बल्कि उसका काफी सम्मान भी है। सऊदी अरब और यूएई के बाद अब भारत पूरे अरब वर्ल्ड में साख बनाना चाहता है, जिसके लिए अरब देशों में सबसे ज्यादा आबादी वाले इजिप्ट भारत के नजरिए से सबसे बेहतर है। अब तक सऊदी अरब, यूएई जैसे खाड़ी देश ईरान के पर कतरने के लिए मिस्र के हाथ मजबूत कर रहे हैं, लेकिन अब यही काम इजराइल और अमेरिका मिलकर कर रहे हैं। इसलिए अरब वर्ल्ड में इजिप्ट अकेला पड़ गया है, वो भी तब जब उसे मदद की सबसे ज्यादा जरूरत है। सवाल ये है कि इकोनॉमिकली तबाह हो चुके इस्लामी देशों को मदद का जो काम सऊदी अरब, यूएई और कतर जैसे देश नहीं कर पा रहे हैं, क्या भारत अपनी स्थिति को देखते हुए ऐसा जोखिम उठा सकता है? सवाल ये भी है कि क्या हमारी इकोनॉमी मौजूदा परिस्थितियों में इतनी सक्षम है कि कोई बड़ी मदद वहां पर दे पाए? शून्य से शिखर तक का सफर, अनंत आकाश की ऊंचाइयों से आंख मिलाने की काबिलियत और हर चुनौती से मुकाबले की जिद, यही हिंदुस्तान है जिसकी कामयाबी पर 135 करोड़ हिंदुस्तानी फक्र महसूस करते हैं। जिस मुल्क को अंग्रेज सपेरों का देश कहते थे, जिसे थर्ड वर्ल्ड कहा जाता था, वही भारत आज ग्लोबल लीडर का रुतबा हासिल कर चुका है। और ये बात हिंदुस्तान के सबसे बड़े दुश्मन भी मानते हैं। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी 75% रेटिंग के साथ मोस्ट पॉपुलर लीडर ऑफ द वर्ल्ड करार दिए गए हैं। आपके ख्याल में क्या वो ये डिजर्व करते हैं? जी बिल्कुल डिजर्व करते हैं, बिल्कुल। अब देखें, वो बंदा उसने अपने कंट्री के लिए बहुत कुछ किया है। जहाँ तक मेरी रिसर्च है, उस बंदे की जो आज़ाद जो खारजा पॉलिसी है वो आज़ाद है। उस बंदे ने अफगानिस्तान में इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया हुआ है। वो बंदा किसी के दबाव में नहीं आता। वो बंदा ईरान से ट्रेड करता है, तो उसने अपने कंट्री के लिए बहुत कुछ किया हुआ है। अगर उन्होंने अपनी आवाम के लिए काम किया है, जैसे उन्होंने सहूलतें दी हैं, या जैसे वो अपने मुल्क को आगे लेके हर चीज़ में जा रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर आप लगा लें उनकी, आप जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट देख लें और बहुत सारी चीज़ें अगर उनकी देख लें, तो अगर उनकी आवाम ने उनको अगर रेटिंग में अगर ऐसा वोट किया है तो मैं भी वो डिज़र्व करूँ। बर्बाद पाकिस्तानियों की जुबानी ये हिंदुस्तान की कामयाबी की कहानी है।
हमारी सोसाइटीज़ में सिर्फ एक दूसरे पे क्रिटिसिज्म ही जा रही है, इवन उनमें ये लगन नहीं है कि हमने आगे जाना है। तो ये चीज़ें बड़ी मैटर करती हैं। और रही इंडिया की बात, अगर इंडिया को मिला तो अच्छी बात है, वो मेहनत भी तो कर रहे हैं ना, वो बहुत आगे जा रहे हैं, वो अपनी आवाम को खुद अपनी आवाम को सपोर्ट कर रहे हैं। नो डाउट इंडिया में डेवलपमेंट हो रही है, इवन दैट वो स्टडी के हिसाब से लगाया जाए या किसी और लिहाज से लगाया जाए, तो इंडिया में डेवलपमेंट हो रही है एज कम्पेरेटिव पाकिस्तान एंड अमेरिका एंड ऑल दैट। इंडिया में डेवलपमेंट बहुत हो रही है, एजुकेशन को लेके, इंडस्ट्री को लेके। उनकी कार्स ले लें, अभी रिसेंटली उनकी वॉरशिप एक आई है विक्रांत नाम से, बहुत डेवलपमेंट्स हो रही हैं और मैं बड़ी खुश हूँ इस बात पे। आई सपोर्ट इंडिया अबाउट दिस। भूखे पेट पाकिस्तानी इन दिनों यूं ही हिंदुस्तानी नगमे गा रहे हैं, जिसकी वजह भी है बर्बादी में कुएं में समा चुका पाकिस्तान भारत से रहम की गुहार लगा रहा है, तो बर्बादी की तरफ जा रहे दुनिया के कई और देश भी भारत को टकटकी लगाकर देख रहे हैं। लेकिन सवाल ये है कि भारत दुनिया के गरीब देशों की मदद कर सकता है? क्या भारत की इकोनॉमी इतनी मजबूत है? क्या देश के विकास के साथ मदद की नीति चल सकती है? इन सभी सवालों का जवाब हाँ में है। हमारा देश अभी से नहीं बल्कि दशकों से दुनिया के गरीब मुल्कों की मदद कर रहा है। इसके लिए बाकायदा बजट में प्रावधान है। यकीन नहीं आता तो वित्त मंत्रालय की इस लिस्ट को देखिए। पिछले 4 साल के दौरान भारत ने कई देशों की मदद की है। इनमें एशिया, लैटिन अमेरिका से लेकर अफ्रीकी देश शामिल हैं। पिछले 3 साल के दौरान गरीब देशों की मदद के लिए बजट में हर साल करीब 8,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की रकम रखी गई। भारत 5.8% की वृद्धि दर के साथ दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था है, जबकि बाकी दुनिया की विकास दर महज 1.9% रहेगी। विश्व बैंक के मुताबिक ग्लोबल इकोनॉमी जहां मंदी के मुहाने पर खड़ी है, वहीं भारतीय अर्थव्यवस्था के बढ़ने की तेज रफ्तार कायम रहेगी। भारत को मंदी छू भी नहीं सकती है। India is bouncing back in some respects quicker than it did previously. Portfolio, there was capital outflows, but you can see compared to a period 10 years ago that we referred to as a taper tantrum, and also a sell-off period about 5 years ago, India has recovered quickly. Portfolio flows left India, and they've returned to India very quickly as well over the past several months. भारत की इकोनॉमी की बढ़ती रफ्तार का अंदाजा UNDP यानी संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम की रिपोर्ट से लगाया जा सकता है, जिसके मुताबिक बीते 15 साल के दौरान 41 करोड़ से ज्यादा लोग गरीबी के चंगुल से बाहर निकल आए। लेकिन ये भी सच है कि अभी भी दुनिया में सबसे ज्यादा गरीब हमारे ही देश में रहते हैं। नीति आयोग की रिपोर्ट के मुताबिक भारत की करीब 25% आबादी गरीबी रेखा के नीचे गुजर बसर करती है, जो जनसंख्या के आंकड़ों के हिसाब से 22.89 करोड़ गरीबों की संख्या दुनिया में सबसे ज्यादा है। इस सब के बावजूद भारत ग्लोबल लीडर बनने की राह पर है। बड़ी ताकतों के बीच उभरता तनाव, संस्थाओं का खत्म होना, युद्ध जैसी बहुत समस्याएं हैं। कोरोना आया, फिर चीन का आक्रामक रुख और रूस यूक्रेन युद्ध। दुनिया में जो भी बड़े मुद्दे आए उनमें UN से ज्यादा हिंदुस्तान ने रोल निभाया। यही वजह है कि अरब मुल्कों में जब जबरदस्त उठापटक का दौर है, तब मिस्र से लेकर लीबिया और यमन से लेकर अफगानिस्तान तक भारत को अपना रहनुमा मान चुके हैं। यही 21वीं सदी का सबसे बड़ा परिवर्तन है। अंत में आपको एक बात बताता हूं। अमेरिकन ऑथर, स्पीकर और पास्टर जॉन सी मैक्सवेल की एक किताब है द 21 इररिफ्यूटेबल लॉज ऑफ लीडरशिप। इसमें वो लिखते हैं कि चेंज इज इनएविटेबल, ग्रोथ इज ऑप्शन। मतलब ये है कि परिवर्तन को कभी रोका नहीं जा सकता, लेकिन तरक्की कभी कभी किसी न किसी विकल्प के रूप में सामने आती है। दुनिया इसी दौर से गुजर रही है और 21वीं सदी को हम देखें तो 21वीं सदी का 21वां साल कोविड के साए में रहा, तो 22वें साल ने दुनिया को सदी के सबसे भीषण जंग दिखाई, जो कि कॉन्फ्लिक्ट है रशिया और यूक्रेन का। इन दोनों के वजह से ही 21वीं सदी का 23वां साल दुनिया को इकोनॉमिकल क्राइसिस का दौर दिखा रहा है, आर्थिक मुश्किलों का दौर दिखा रहा है। उम्मीद है ये दौर भी जल्दी ही बीत जाएगा और हम इस पर जरूर लेकिन नजर बना के रखेंगे, क्योंकि पूरी दुनिया अब एक ग्लोबल इकोनॉमिक्स से जुड़ी हुई है, इसलिए उसको जानना समझना बहुत जरूरी है। इसी तरह
लगातार आप देखते रहिए परिवर्तन मेरे साथ। फिलहाल नमस्कार। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।